नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है दोस्तों, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है तुम्हारा आवास पदार्थ का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्या होता है तुम्हारा क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा होता है हिमांक में अवनमन। और चौथा है तुम्हारा प्रासरण निदान। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले हम क्या पढ़ते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म की जो परिभाषा वो क्या है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, किसी विलयन में यानी कि कोई विलयन है, उस विलयन में विलय के जो मोलों की संख्या है उन संख्या को क्या कहते हैं, वे अनुसंख्यक गुणधर्म बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि अनुसंख्यक गुणधर्म जो है विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं हम, क्या है अनुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को अणुओं अनुसंख्यक मोलों की संख्या को कह सके या कणों की संख्या को। ठीक है, मोलों की संख्या को अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपके विलयन में जो विलय की जो मात्रा है या विलय के मोलों की संख्या है या विलय के कण है, ठीक है, उस चीज को क्या करेंगे, विलय के मोल अनुसंख्यक गुणधर्म बोलेंगे। एक परिभाषा तुम्हारी होगी। दूसरी परिभाषा जो है तुम्हारी, आपके जो विलयन है और उस विलयन के जो अनुसंख्यक गुणधर्म है वे किस पर निर्भर करते हैं, विलय के मोलों के कणों के उस पर। ठीक है, संख्या पर आधारित। ठीक है, जाकर के लिख लियो, किसी विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म विलय के मोलों या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो तुम्हारी पहली परिभाषा क्या है, किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या यानी कि अणुओं की संख्या या कणों की संख्या को अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, दूसरा तुम्हारा क्या है, या अगर तुम याद करके ये वाली याद नहीं होगी तो इस वाली भी याद कर सकते हो। किसी विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म विलय के मोलों या कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, ये अब क्या लिखेंगे, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तुम्हारा, नंबर 1 होता है तुम्हारा वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। ठीक है दोस्तों, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब भी करा देंगे। नंबर 2 क्या आता तुम्हारा क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 क्या है तुम्हारा हिमांक में अवनमन। और चौथा क्या है तुम्हारा दोस्तों, प्रासरण दाब। ठीक है दोस्तों,
यानी कि आपके जो अनुसंख्यक गुण धर्म है वे कौन कौन से है? एक तो तुम्हारा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, दूसरा क्या है क्वथनांक में उन्नयन है, तीसरा क्या है हिमांक में अवनमन है, और चौथा क्या है प्रसारण दाब है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों जो आपके अनुसंख्यक गुणधर्म है उन्हें क्या करते हैं हम बारी बारी से पढ़ते हैं। नंबर एक क्या है तुम्हारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, नंबर एक है तुम्हारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है दोस्तों, यो क्या है तुम्हारा, पहली बात तो अवनमन के बारे में पढ़ोगे हो क्या चीज। एक तो एक वर्ड आ रहा तुम्हारे पास उन्नयन और एक वर्ड आ रहा है आपके पास अवनमन। ठीक है, अवनमन का मतलब है घटना, किसी चीज को मिलाने में कोई चीज घट रही, यानी कि वाष्प दाब क्या हो रहा घट रहा। और आपके पास क्या है एक उन्नयन है, यानी कि किसी चीज को मिलाने में क्या हो रहा वाष्प दाब बढ़ रहा। वाष्प दाब बढ़ने को क्या कहेंगे उन्नयन बोलेंगे, वाष्प दाब को घटने को क्या बोलेंगे अवनमन। इस चीज को ध्यान रखियो। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, यानी कि आपके पास क्या है कोई विलायक है या विलय है, उसका जो तुम्हारा वो है वाष्प दाब का अवनमन तथा उस विलायक यानी वो जो शुद्ध विलायक खुद है उसके वाष्प दाब के अनुपात को क्या कह रहे हैं आपेक्षिक अवनमन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, किसी विलयन या विलायक का के वाष्प दाब के अवनमन, मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या है P0A, आपने पीछे पढ़ लिया PS। ठीक है, ये तो पढ़ा था आपने। तथा शुद्ध विलयन या विलायक, ठीक है कुछ भी और ले सकते हैं अंदर, के वाष्प दाब, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होगा यही वाला, यानी कि P0A केवल यो। ठीक है, के अनुपात को विलायक या विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का आप यो कहा है भाई का आपेक्षिक अवनमन बराबर P0A माइनस PS बटे P0। ठीक है, ऐसे वाला ये। तो दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर जो तुम्हारा गुणधर्म है वो कौन सा है, वो तुम्हारा क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम पढ़ने से क्या पढ़ेंगे क्वथनांक जानने की, क्वथनांक क्या होता है। ठीक है, तो क्वथनांक देखते क्या है, क्वथनांक क्वथनांक। ठीक है दोस्तों, क्वथनांक क्या होता है। अब ऐसा मान लो कि आपके पास क्या है एक बर्तन में क्या है द्रव है, द्रव कोई से मान लो पानी जल दूध जो भी है आपके पास किसी को भी मान लो। ठीक है, अब क्या हुआ वो जो बर्तन में पानी है उस हमने आपने क्या रख दिया, आपने उसे चूल्हे पर रख दिया, अब उससे नीचे क्या लगा दिया आग लगा दी या गैस पर रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा वो एक ऐसा ताप होगा जिस ताप को क्या हो जाएगा उबलना स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा उबलना स्टार्ट हो जाएगा और वाष्प बननी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उस ताप को क्या कहेंगे, उस ताप को कहेंगे क्वथनांक। क्या कहेंगे क्वथनांक। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे क्या है, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ
करता है उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। इसकी एक परिभाषा और है, बहुत ही बढ़िया है। तो देखो क्या है दूसरी परिभाषा, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि क्वथनांक की जो है तुम्हारी दो परिभाषाएं, कौन सी है? पहली तो तुम्हारी है, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है। ठीक है दोस्तों, उस ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। या दूसरी परिभाषा क्या है तुम्हारी, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। तो अब क्या देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या है? देखो दोस्तों, आपके पास क्या है, कोई विलयन या विलायक है, तो उसमें हमने क्या डाल दिया? अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया। ठीक है, अब जब हमने उसमें अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया तो क्या हो जाएगा? उसका जो विलायक का क्वथनांक है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाना, किसी भी वाष्प दाब का बढ़ जाना या किसी चीज का बढ़ जाना। और अवनमन का मतलब होता है वाष्प दाब का कम हो जाना, यानी कि किसी चीज का कम हो जाना। ठीक है, अब देखो क्वथनांक क्या है तुम्हारा, सॉरी क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? जब किसी विलयन या विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ या विलेय, ठीक है, डालते है तो उसके उसके मतलब विलयन या विलायक के उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसे अगर प्रदर्शित करने की बात आएगा तो क्या है, इसे डेल्टा टीवी से, ठीक है दोस्तों, डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि क्वथनांक में जो उन्नयन है वो क्या है, वो है तुम्हारा जब किसी विलयन या विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ यानी कि विलेय डालते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या है क्वथनांक का नियम। ठीक है, क्या है क्वथनांक का नियम। ठीक है दोस्तों, क्वथनांक का नियम देखते हैं थोड़ा। किसी विलयन
या विलायक का क्वथनांक में उन्नयन उसकी किसकी मतलब कि विलयन विलायक की, ठीक है, उसकी मोललता या मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात क्वथनांक में उन्नयन क्या है, डेल्टा टीवी से तो प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी एम क्या है, मोलरता, यानी कि जो क्वथनांक में उन्नयन है वो किसके, मोलल सांद्रता के समानुपाती आ रहा है। मोलल सांद्रता को हम क्या बोल सकते हैं, मोललता भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा टीबी बराबर के बी एम। जो के बी कौन है, ये है उन्नयन स्थिरांक। क्या है, उन्नयन स्थिरांक। कौन सा, मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है दोस्तों, अब क्या देखेंगे हम, देखो आपने ऊपर उतार लिया तो देख लो, मैं इसे साफ कर रहा हूँ। फिर अब यहाँ देखो, अब मोललता है, यानी आपको मैंने मोललता का सूत्र पढ़ाया था सबसे शुरू में, तो उसका सूत्र क्या है तुम्हारा, उसका सूत्र है तुम्हारा एम बराबर, यानी चूंकि एम बराबर डब्ल्यू बी गुना 1000 बटा एम बी गुना डब्ल्यू ए, यानी कि जो डब्ल्यू ए वो कायम होनी चाहिए ग्राम में। ठीक है दोस्तों, अब हमने से एक समीकरण एक मान लिया। ठीक है, अब ये जो m का मान है जो निकल कर आया, तो ये कहाँ रखेंगे, इस m में रखेंगे, यानी कि इन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इसे साफ कर दूं। अब यहाँ देखो, अब इस m की जगह क्या रखना, a जो पूरा का पूरा मान रखना। ठीक है, तो रखो डेल्टा टी बी बराबर के बी, यानी कि के बी के साथ क्या आ जाएगा, ये सब ऊपर चले जाएगा, यानी के बी गुना डब्ल्यू बी गुना 1000, यानी कि इस m की जगह क्या रख दिया, ये रख दिया, ये वाला बटा में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम बी गुना डब्ल्यू ए, जो क्या मान दिया ग्राम में। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, इसका फार्मूला हो गया। अब यहाँ देखो, जो ये प्रतीक है, इन प्रतीक को क्या कहना है भाई, ये भी तो पता होना चाहिए। देखो ये उतार लो, साफ कर दूंगा मैं, उतारते रहो भाई, कर नोट्स बढ़ाते रहो। जहाँ डेल्टा टी बी बराबर, डेल्टा टी बी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है दोस्तों, और के बी क्या है तुम्हारा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है दोस्तों, अब जो डब्ल्यू बी क्या है तुम्हारा, डब्ल्यू बी का मतलब क्या, विलय, डब्ल्ययू मतलब भार, यानी कि विलय का भार, ठीक है दोस्तों। अब क्या है तुम्हारे पास एम बी, यानी कि विलय का अनुभार, जो भार है ये अनुभार होगा। ठीक है, ध्यान रखियो। अब क्या तुम्हारे पास डब्ल्यू ए है, यानी कि विलायक का भार। ठीक है दोस्तों, एम का मतलब अनुभार होता है, डब्ल्यू का मतलब होता है केवल भार। इसे नोट कर लो। तो दोस्तों अब क्या देखेंगे, जो तुम्हारा अनुसंख्यक गुणधर्म है वो तीसरा नंबर का कौन सा है, वो तुम्हारा है हिमांक में अवनमन। क्या है, हिमांक में अवनमन। उन्नयन का मतलब क्या था कि बढ़ जाना, और अवनमन का मतलब क्या है, घट जाना। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया तो मैं इसे साफ कर दूं। देखो, हिमांक में उन्नयन पढ़ने से, हिमांक में अवनमन पढ़ने से पहले ये जानना होगा कि हिमांक होगा क्या चाहिए। ठीक है दोस्तों, हिमांक देखो क्या है, जब कोई द्रव है, अब वो द्रव से ठोस अवस्था में बदलना जिस ताप पे, तो उस ताप को क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। ठीक है, जैसा कि पानी है, पानी द्रव है, अब वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस बन जाएगा।
तो वो जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो क्या है, हिमांक है, किसका, पानी का। अब क्या है, वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है उसे हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। तीसरा जो नंबर है तुम्हारा, हिमांक में अवनमन। तो देखो दोस्तों, इसका मतलब क्या है, हिमांक में अवनमन, यानी कि आपने क्या करा, द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। अब उसे हमने क्या काम करना, ठोस बनाना स्टार्ट कर, मतलब कि ठंडा करना स्टार्ट कर दिया। जब ठंडा होगा जब तो ठोस बनेगा कोई चीज, यानी जैसे पानी को ठंडा करे तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसका अवनमन घट जाएगा, यानी कि जहाँ द्रव यानी पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था, अब उसमें हमने क्या काम करा, उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ना जम के वो क्या करेगा, -20 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा या -10 डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगा। तो उसका मतलब क्या होगा, क्या होगा, घट गया। क्या घट गया, अवनमन। तो अब यहाँ देखो क्या होगा, देखो जो है ना तुम्हारा हिमांक में अवनमन, इसे क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों, जब किसी विलयन या विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसका, यानी कि इसका या इसका, उसका हिमांक घट जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है, उसका हिमांक घट जाता है। ठीक है, अब देखो क्या है, अब है तुम्हारा हिमांक का नियम। जैसे क्वथनांक का नियम था, ऐसे क्या है, हिमांक का नियम है। और इसमें लिख लो इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों क्या देखते हैं, अब देखते हैं हिमांक में अवनमन का नियम। ठीक है, या हिमांक का नियम, हिमांक में अवनमन का नियम या हिमांक का नियम, ऐसे बोल सके। अब क्या होगा, यानी कि जो तुम्हारा विलयन या विलायक का जो हिमांक में अवनमन है वो क्या होगा, मोलल द्रव्यमान के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, किसी विलयन या विलायक का हिमांक में अवनमन मतलब कि डेल्टा टी एफ, उसकी मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी कि जैसा क्वथनांक समानुपाती था किसके, मोलर सांद्रता के या मोललता के, उसी प्रकार क्या है जो भी तुम्हारा क्या है, समानुपाती है। अगर उसमें ना लिखा हो, मैं कभी भूल गया हूं तो देख दियो। ठीक है, अर्थात डेल्टा टी एफ समानुपाती के एम के, यानी डेल्टा टी एफ बराबर क्या आ जाएगा, के एफ, लेकिन वहां क्या था, बी, लेकिन यहाँ क्या होगा, यानी के बी था किसमें, क्वथनांक वाले में, लेकिन इसमें क्या होगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, बी की जगह यानी एम। अब क्या है, अब ये समीकरण 1 मान लो, क्योंकि एम बराबर, यानी मोललता का जो सूत्र है, यानी कि क्या है, मोललता, इसका जो सूत्र है डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटा
MB गुणा WA इकाई में ग्राम में। ठीक है दोस्तों, इन फर्स्ट, यानी कि जो M का मान है किस में रखना है, इसके स्थान पर रखना है। यहाँ देखो, जल्दी जल्दी रखो फटाफट। डेल्टा TF बराबर KF, जो ऊपर चला जाएगा ना, गुना WB, ये देखो WB गुना 1000 बटा, जो कहा जाता है नीचे, MB गुना WA इकाई में ग्राम में। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो। जहां डेल्टा TF क्या है, हिमांक में अवनमन। ठीक है दोस्तों, ये था सॉरी, MB। ठीक है, MB। और KF क्या है तुम्हारा, हिमांक अवनमन स्थिरांक। देखो दोस्तों, जो KB था किसमें, क्वथनांक वाले में, वो क्या था, क्वथनांक में उन्नयन था, लेकिन इसमें क्या अवनमन है। ठीक है, अवनमन। बाकी जो W है, सॉरी WB या MB या WA है, ये सब के मान मैंने लिखवा के, ठीक है, इन्हें नोट कर लो। तो दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं परासरण दाब। ठीक है दोस्तों, परासरण दाब क्या होता है, इसे सीखने से पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, आपको परासरण सीखना पड़ेगा कि परासरण होता क्या। ठीक है दोस्तों, मान लो आपके पास एक बर्तन है, ठीक है दोस्तों, आपने बर्तन बना लिया। अब इस बर्तन के बीचों बीच एक झिल्ली लगा दी। क्या लगा दी, झिल्ली। उस झिल्ली का नाम क्या है, अर्धपराग में झिल्ली, अर्ध झिल्ली। ठीक है दोस्तों, कौन सी झिल्ली लगा दी, अर्धपराग में झिल्ली। अब क्या होगा, इसके साइड में तो भर लो, क्या भर लो, विलायक। ये क्या चीज भरा हुआ है इसमें, विलायक। ठीक है दोस्तों, और इस चीज में, यानी जो ये वाला हिस्सा है, इसमें आपने क्या भर लिया, विलयन। क्या भरा आपने, विलयन। अब क्या, देखो पहली बात तो देखो, अगर किसी विलयन में विलेय पदार्थ मिला रहे, तो विलयन उस टाइम पर काय का काम करेगा, विलायक का काम करेगा। समझ गए कैसे, आपने क्या काम करा, पानी में नमक घोल दिया, तो पानी क्या है, विलायक, और नमक क्या है, विलेय। उसके घोलने पे विलयन ही तो बना। अब क्या करा, उस विलयन में हमने नींबू डाल दिया। ठीक है, नींबू और विलयन, जो घोल बनेगा वो विलयन ही तो बनेगा। तो इस विलयन में जो विलयन था, मतलब ये जो नमक और पानी का जो विलयन था, वो इस टाइम क्या काम कर रहा है, विलायक का काम कर रहा है। और जो नींबू का रस है वो क्या का काम कर रहा है, वो विलेय का काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो, चलो इस बात को छोड़ दो। अब क्या होगा, जब हमने बीच में अर्धपराग में छिल्ली लगा दी इसके, तो क्या होगा, जो ये विलायक के कण है, ये क्या काम करेंगे, अर्धपराग में छिल्ली की निकल गया, यानी कि अर्धपराग में छिल्ली में से निकल गया, क्या काम करेंगे, विलयन की ओर चल देंगे। कहाँ की ओर चल देंगे, विलयन की ओर। जब ऐसा चलेंगे तो इसे क्या कहेंगे, परासरण कहेंगे। ठीक है, अर्धपराग में छिल्ली मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, उसे देख लियो एक बार। अब क्या हुआ, जब ये कण इस साइड में चले गए, यानी विलायक के कण काय में जा रहे, विलयन की ओर जा रहे। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, परासरण। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसे, ये जो परासरण इस तरीके, यानी कि जो परासरण हो रहा है, इसे मैं रोकूं, इसे रोकने के लिए जो मैं दाब दूं, तो उसे क्या बोलेंगे, परासरण दाब बोल देंगे, जो हमें पढ़ रहा है। फिलहाल हमें क्या पढ़ रहा, परासरण पढ़ रहा। ठीक है, देखो परासरण की परिभाषा, परासरण, जब विलायक के कण अर्ध पराग में झिल्ली द्वारा, फिर दोस्तों अर्धपराग में झिल्ली द्वारा
विलयन में प्रवेश करते हैं तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? परासरण। मतलब कि जो विलय के कण है वो कहाँ जाएंगे? विलयन की ओर जाएंगे। किसके द्वारा? अर्धपराग में झिल्ली के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम परासरण दाब। नंबर जो था तुम्हारा था, क्या था? परासरण दाब। इसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो परासरण दाब क्या है? परासरण दाब है परासरण को रोकने के लिए, यानी कि विलय के कण इधर से इधर जा रहे विलयन की ओर, इसको रोकने के लिए हो। ठीक है, यानी कि परासरण को रोकने के लिए जो दाब दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो लिखो परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं इसे? परासरण दाब कहते हैं। इसे टी या पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब देखते हैं वन हाफ का नियम क्या है। ठीक है दोस्तों, वन हाफ का नियम, वन हाफ का नियम। देखो क्या आता है वन हाफ का नियम। आपके पास क्या है? विलयन है, और विलयन का जो परासरण दाब है वो समानुपाती होगा किसके? वो समानुपाती होगा विलयन की सांद्रता के। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या लिखेंगे? किसी भी विलयन का परासरण दाब, किसी भी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता ब्रैकेट में जो सी के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? समानुपाती होता है, मतलब अर्थात पाई समानुपाती सी। पाई क्या है? तुम्हारा परासरण दाब है, और सी क्या है? तुम्हारा सांद्रता। तो यहाँ लिख लो परासरण दाब जो है पाई, या जो भी लिखना चाहो पी। और इसे हमें हटाने से क्या काम करेंगे? पाई बराबर आर सी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? नियतांक का एक चूंकि क्या कि हम जानते हैं सांद्रता का जो तुम्हारा सूत्र होता है वो क्या होता है? WV गुणा 1000 बटा MV गुणा V, जो कायम होनी चाहिए लीटर में। ठीक है दोस्तों, यानी जो आयतन है वो कायम होनी चाहिए लीटर में। ये समीकरण 1 है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है? ये जो C का मान जो है, जो सांद्रता होती है, किसमें रखेंगे? इसमें रखेंगे। रखो तो पाई बराबर R, और C के स्थान पर क्या रखेंगे? पूरा पूरा, यानी गुणा WV गुणा 1000 बटा नीचे क्या MV गुणा V, जो कायम होनी चाहिए लीटर में। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो।